ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जहां सरिता अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। सरिता की अभी नई नई ही शादी हुई थी। हे भगवान, आज तो काम कर कर के जान ही निकल गई और ये काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो 10 मिनट रुक के आराम कर लेती हूँ। फिर गुड़िया और उसके भैया के लिए खाना भी बनाना है। बहू, अरे ओ बहू, तुम यहाँ क्या बैठ के आराम कर रही हो? खुद तो सुबह से बैठी आराम फरमा रही हो। मेरा बेटा राजू कब का बेचारा काम पे गया है और गुड़िया भी स्कूल से आती ही होगी और तुम यहाँ महारानियों की तरह आराम फरमा रही हो। खाना कौन बनाएगा? सरिता को अपनी सास की कड़वी बातें सुन के बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरिता जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर देती है और इतनी देर में ही गुड़िया और राजू वापस लौट आते हैं। भाभी, खाना बन गया है तो जल्दी से डाल दो, बहुत भूख लगी है। आज तो मैंने स्कूल में भी कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटा, खाना बनने में अभी 10 मिनट लगेंगे। मैंने अभी अभी दाल और चावल चढ़ाए हैं। भाभी, आपसे तो कोई भी काम सही समय पे होता नहीं है, बस 24 घंटे आराम फरमाती है। मैं सुबह से भूखी हूँ, मगर आपको क्या? ये कहते ही गुड़िया रोते रोते वहाँ से चले जाती है और अपनी माँ को सारी दास्तान सुना देती है। गुड़िया को रोता देख राजू भी सरिता को फटकार लगाता है। सरिता, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपना काम सही समय पे कर लिया करो। आज देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन भूखी रह गई। चलो, मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन वो तो बच्ची है ना, उसका भी तो कुछ ख्याल किया करो तुम। गुड़िया और राजू की बातें सुन सरिता का मन भर आता है और वह बेचारी जोर जोर से रोने लगती है। तो उनसे ये भी नहीं कह पाती कि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। राजू के पापा, आज आपकी इस निकम्मी बहू के कारण मेरे बेटे को भूखा ही रहना पड़ा। नैना कहती थी ये लड़की हमारे बेटे के लिए सही नहीं है। कहाँ हमारा बेटा चांद जैसा और कहाँ ये निकम्मी। राजू की मम्मी सरिता बेचारी तो पूरा दिन काम करती रहती है। अगर उस बेचारी से खाना ना बन पाया तो तुम बना लेती। तुम भी तो पूरे दिन आराम करती रहती हो। शादी से पहले भी तो तुम सारा काम खुद करती थी ना। क्यों महारानी, सुन ली हमारी सारी बातें? बस यही काम तो तुम्हें आता है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया भी क्या है? महारानी, अब आंसुओं में समय न नष्ट करना। अंदर कपड़े रखे हैं, जाओ धो के लाओ। जी माँ जी, मैं अभी जाके धो के ले आती हूँ, आप फिक्र ना करे। जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। अभी सरिता घर से थोड़ी ही दूरी पे पहुंची थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। सरिता को चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। तभी अचानक से पीछे से राजू आया। सरिता को गिरता हुआ देख राजू बोला, सरिता, सरिता, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं जी, अचानक ही चक्कर आ गए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आई। सरिता और राजू को आपस में बातें करते हुए गुड़िया ने देख लिया। माँ, जल्दी आओ तुम मेरे साथ। क्या हुआ गुड़िया? तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुमने तो भाभी को कपड़े धोने के लिए भेजा था ना, लेकिन वह तो भैया के साथ वहाँ बैठी गप्पे हाँक रही है और आपको काम का बहाना मार के यहाँ से चली गई। आ गई महारानी गप्पे हाँक कर। जो कपड़े धोने के लिए लेके गई थी, कहाँ है वो? तुम तो यहाँ से कपड़े का बहाना करके गई थी और वहाँ बैठ के मेरे बेटे राजू के साथ गप्पे हाँक रही हो। खुद तो कोई काम धंधा है नहीं, मेरे बेटे को भी बातों में फंसा दिया है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मुझे। क्या मैं लगाया हुआ है? मेरे तो बाल ही फूट गए तुम जैसी निकम्मी बहू को लाके। न काम की न काज की, बस दुश्मन नाज की। नहीं माँ, आप सरिता की बात तो सुन लो। बेचारी को चक्कर आ गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने सरिता को वहाँ गिरा हुआ देखा। देखो बेटा, तुम भी इसकी बातों में आ गए। मुझे तो पता है, ये तो एक नंबर की नौटंकी बाज है। सारी नौटंकियाँ काम से बचने के लिए करती है। जाओ, अब यहाँ खड़ी क्या हो? या रात को भी हमें भूखा रखने का इरादा है तुम्हारा? जब देखो तब नौटंकी।
एक दिन सरिता की सास अपने घर के बाहर खड़ी थी कि अचानक तभी उसे चक्कर आ गए। माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी उठिए उठिए माँ जी। गुड़िया पिताजी देखिए माँ गिर गई। बेटा क्या हो गया तुम्हारी माँ को? जाओ जल्दी से राजू को कॉल करके दफ्तर से बुला लाओ। पिताजी माँ को पहले भी ऐसे ही चक्कर आए थे, आप कृपया इनको अंदर ले चले, मैं इनकी दवाई इनको दे देती हूँ, ये अभी ठीक हो जाएंगी। माँ जी उठिए। माँ जी अब कैसी तबीयत है आपकी? उठिए जूस पी लीजिए। तुम्हें अभी भी शांति नहीं है? मैं इतनी बीमार हूँ और अभी भी तुम मेरे बिना कुछ काम नहीं कर सकती। अभी भी मुझे काम के लिए जगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमसे अच्छी तो गुड़िया है जिसने मुझे समय पे दवाई दी और मैं आज बच गई। नहीं गुड़िया की माँ, तुम्हें कोई गलतफहमी है। आज गुड़िया ने नहीं, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी जान बचाई है। यदि ये समय पे तुम्हें दवाई ना देती तो तुम बच नहीं पाती। गुड़िया तुम्हें बीमार देखते हुए भी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ जानते हुए भी बेटा मैंने तुम्हें इतना बड़ा बुरा बोला, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप तो इस घर की बड़ी हैं, आपका हमें समझाना कर्तव्य है। भगवान का शुक्र है राजू की माँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास सही समय पे हो गया। हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, वह तो सदैव ही घर के कामों में लगी रहती है। दूसरों की बातों में आकर तुम इस बेचारी को हमेशा डांटती हो। बहू बेटा मुझे माफ कर दो, मैं इतनी कानों की कच्ची कब बन गई, मुझे कुछ पता ना चला। मेरी इस बीमारी ने तो मेरी आज आंखें खोल दी, वरना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर कोसती ही रहती। मुझे माफ कर देना मेरी बहू। उस दिन राजू की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और सरिता अब अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. बबलू और पिंकी की एक प्यारी सी बेटी थी गुन्नू। बबलू और पिंकी अब गुन्नू की शादी के बारे में सोच रहे थे। गुन्नू बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। भगवान करे जल्दी से तुम्हें एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। अभी वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक रमाकांत पंडित उनके घर आ जाते हैं। पिंकी बहन, हमारी बेटी गुन्नू के लिए एक अच्छा लड़का है मेरी नजर में। अगर आप हाँ कर दे तो मैं वहाँ बात चला लेता हूँ। रमाकांत भैया, लड़का अच्छा होना चाहिए। आपको तो पता ही है हमारी गुन्नू कितनी अच्छी लड़की है। पिंकी बहन, लड़के के घर वाले बहुत अमीर हैं। गुन्नू बेटी को वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। रमाकांत भैया, आप लड़के की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो फिर अच्छा ही होगा। ये कहते ही पिंकी गुन्नू का रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ दिनों के बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। गुन्नू के ससुराल वाले शहर में रहते थे। माँ जी, कल्लू जी तो अभी तक नहीं आए, काफी देर हो चुकी है। अरे ओ गवार लड़की, ये गांव नहीं ये शहर है और कल्लू गया होगा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। तू सोचा चुपचाप, सुबह जल्दी भी जागना है और हम सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। जी माँ जी, मैं बना लूंगी, मुझे वैसे भी आदत है सुबह जल्दी जागने की। अगले दिन गुन्नू सुबह सुबह जागती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। तभी अचानक से कल्लू शराब के नशे में धुत होकर सुबह सुबह घर लौट आता है। गुन्नू डार्लिंग, जल्दी से नाश्ता लगा ले। कल्लू जी, आप शराब पी के आए हैं? आपके मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। ओ गवार औरत, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। नौकरानी है, नौकरानी बन के रह। माँ, आपने मेरी ये शादी किस गवार से करवा दी है? आप तो कह रही थी वो बड़ी समझदार है। अरे बेटा, गांव का गवारापन छोड़ने में तो कुछ वक्त लगता ही है ना। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिनों में ये शहर के सारे तौर तरीके सीख लेगी। अपने ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार देखकर गुन्नू हैरान रह जाती है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों अपने माँ के घर चली जाऊँ। काफी दिन हो गए उन्हें मिले हुए, मुझे उनकी याद आ रही है।
हाँ हाँ, तुम्हारी माँ यहाँ 10-10 नौकर जो छोड़ के गई है, जो तुम्हें अपने मायके जाना है। अपने सारे गहने यहाँ छोड़ के जाना। क्या भरोसा तुम्हारा? अपने गहने उन गरीब माँ बाप को दे आओगी जिन्होंने शादी में तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक न दी। गुन्नी दुखी मन से अपने मायके की ओर निकल पड़ती है। अरे गुन्नू बेटा, तुम इतनी रात को? दामाद जी कहाँ है? तुम क्या अकेले आई हो? हाँ माँ, मैं अकेले आई हूँ। वो लोग अच्छे नहीं हैं, वह मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब मैं वहाँ लौट के कभी नहीं जाऊँगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम बेटा? लड़की का असली घर ससुराल होता है, ना कि मायका। तुम सुबह ही वापस जाओगी और अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगोगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर गुन्नू की आंखें भर आती हैं। सुबह होते ही गुन्नू अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। गुन्नू अभी अपने ससुराल पहुंची ही थी कि कल्लू ने गुन्नू की बहुत पिटाई की। गुन्नू का कसूर बस इतना सा था कि वह बिना पूछे कल्लू से मायके चली गई थी। बस बहुत हुआ, अब मैं कल्लू जी की मार नहीं खाऊंगी। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। गुन्नू उसी तूफानी बारिश में अकेले निकल पड़ती है। वह उन सब लोगों से दूर अपना एक अलग सा घर बना देती है। गुन्नू ने एक एग्रीकल्चर का कोर्स कर रखा था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वह अपने बगीचे में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाती और उन्हें बेचती। वह ऑर्गेनिक सब्जियां लगाती जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती। देखते ही देखते गुन्नी का कारोबार कुछ ही महीनों में ऊंचाई छूने लगा। वह अब बहुत खुश थी। गुन्नू की आंखें खुशी से भर आई। वह सब औरतों के लिए अब एक मिसाल बन गई थी। गुन्नू ने हिम्मत हारने की बजाय अपने जीवन में नई शुरुआत की और अपने जीवन में आगे बढ़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।